नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष कुलेरी और हम चर्चा कर रहे हैं हमारे चैनल काम की बातों पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे इमरजेंसी प्लान्स में टर्म इंश्योरेंस को हमें सेलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम हमारा हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हमारी फिल्टर्स हैं वो सारे सेम रहेंगे जो हमने टर्म इंश्योरेंस में लिए थे। कौन सी कंपनी से हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए उसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप हमेशा ही अच्छे ब्रांड के साथ जाइए। अच्छे ब्रांड अगले 10 साल 20 साल 30 साल तक मार्केट में रहते हैं ताकि आप उनके साथ एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अभी डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल प्लान, एक होता है फ्लोटेड प्लान। इंडिविजुअल प्लान में एक पर्टिकुलर इंसान के लिए वो आप हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करते हो और फ्लोटेड प्लान में आप पूरी फैमिली के लिए करते हो। तो पूरी फैमिली के लिए जो आप प्लान सेलेक्ट करते हो उसमें आपके प्रीमियम की कॉस्ट कम रहती है, लेकिन सेम चीज़ है कि आपको जो अमाउंट है वो अमाउंट पूरी फैमिली में डिवाइड हो जाता है। कि ऐसा है कि समझो 5 लाख का आपने हेल्थ इंश्योरेंस किया तो ऐसा नहीं है कि फैमिली में 4 मेंबर हैं तो हर मेंबर को 5-5 लाख रुपए टोटल 20 लाख का मिल रहा है। आपको पूरी फैमिली को मिला के 5 लाख रुपए का कवर मिलेगा। नेक्स्ट होता है अपना कि इसमें बेस वैल्यू कितना होता है, टॉपअप कितना होता है, सुपर टॉपअप क्या होता है और उसमें रिस्टोरेशन फैसिलिटीज क्या होती है। अभी मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूं कि समझो आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और वो आपको कहीं पे यूज करना हुआ तो उसमें से 4 लाख रुपए आपने यूज कर लिए। तो अभी दो तरीके के होते हैं। जो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसमें 4 लाख रुपए आपके बेस प्लान से चले गए और 1 लाख रुपए आपके पास रहे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं पे हॉस्पिटल में आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत रहेगी और समझो उस टाइम आपका बिल 2 लाख रुपए आया है तो आपको 1 लाख रुपए जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बची हुई है उसमें से यूज हो जाएगा और 1 लाख रुपए आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अगर इसमें आपने अपना जो प्लान सेलेक्ट करते हुए रीस्टोर फैसिलिटी अगर आपने इसमें ऐड की हुई है तो उसका क्या होगा कि समझो आपने 5 लाख रुपए का आपका हेल्थ इंश्योरेंस था, आप फर्स्ट टाइम कभी हॉस्पिटल में आपको जरूरत पड़ी, आपने उसमें से 4 लाख रुपए यूज कर लिए तो अभी आपका 1 लाख बचा है, बट वो आपकी जो बेस वैल्यू है उसको रिस्टोर कर देगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएंगे तो आपके पास वापस जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रहेगी वो आपको पूरे 5 लाख रुपए की अवेलेबल रहेगी। आप उसमें से फिर अगर 4 लाख रुपए का बिल आता है तो आपका पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, आपको अपनी पॉकेट से देने की जरूरत नहीं रहती। तो आप अपने प्रीमियम के हिसाब से, क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा वैल्यू भी लगती है, सेम प्रीमियम में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो वो आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको सिर्फ बेसिक प्लान ही चाहिए या फिर उसमें रिस्टोर फैसिलिटी भी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है टॉपअप और सुपर टॉपअप। जैसे नाम से क्लियर है कि आपके पास एक बेस प्लान है, आप उसको टॉपअप और सुपर टॉपअप करना चाहते हो। तो अभी इन तीनों में क्या डिफरेंस है कि आपने 5 लाख रुपए का आपका हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। टॉपअप और सुपर टॉपअप कृपया ध्यान दें कि ये एक पूरी सेपरेट पॉलिसी है, ये उसी के ऊपर एडेड नहीं होता। ये आप चाहें तो दूसरी कंपनी से भी ले सकते हैं, चाहे तो आप सेम कंपनी से भी ले सकते हैं, बट प्रीफर कीजिए कि आप सेम कंपनी से लेंगे तो आपके जब क्लेम सेटलमेंट रहेगा तब आपका इजी प्रोसेस रहेगा। तो आपने 5 लाख रुपए की आपने बेसिक पॉलिसी ले ली, अब आप चाहते हैं कि मेरे को उसके ऊपर 5 लाख रुपए का टॉपअप भी लेने का है तो आप एक अलग से सेपरेट पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें 5 लाख रुपए का आपका टॉपअप रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि आप कभी हॉस्पिटल गए तो आप जो फर्स्ट 5 लाख रुपए हैं वो आपका बेसिक प्लान है, उसमें से आप यूज कर सकते हो। टॉपअप इंश्योरेंस आपका तभी एक्टिव होता है जिसमें एक मिनिमम अमाउंट रहता है कि आपका इनवॉइस का इतना मिनिमम अमाउंट रहेगा तभी वो एक्टिव रहेगा। तो मिनिमम अमाउंट जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 5 लाख रुपए का अगर अपने पास बेसिक प्लान है तो हम लोग उसको मिनिमम अमाउंट 5 लाख रुपए रखते हैं। तो जैसे अगर आपका बिल समझो 7 लाख रुपए आया तो 7 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए आपका जो बेसिक प्लान है उसमें से एक यूज हो जाएगा, इंश्योर्ड हो जाएगा, और जो बचा हुआ 2 लाख रुपए है वो आपका टॉपअप से इंश्योर्ड हो जाएगा। लेकिन अब टॉपअप और सुपर टॉपअप में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में अगर आपके पास ऑलरेडी टॉपअप है तो आपको सुपर टॉपअप लेने की क्या जरूरत है। सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि समझो पहली बार आपका 7 लाख रुपए का बिल आया, 7 लाख रुपए में से आपने 5 लाख इसमें यूज कर लिया और 2 लाख आपने इसमें यूज कर लिया। नेक्स्ट टाइम अगर आपका बिल आ रहा है वो समझो फिर 3 लाख रुपए का बिल आ गया तो आप क्या सोचोगे कि मैंने 7 लाख रुपए ऑलरेडी यूज किए थे, मेरे पास तो 5 लाख रुपए का बेसिक प्लान प्लस 5 लाख रुपए का टॉपअप प्लान, टोटल 10 लाख रुपए था, 7 लाख रुपए मेरा यूज हो गया, 3 लाख रुपए अभी मेरा इंश्योर हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली टॉपअप में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। टॉपअप आपका तभी एक्टिव होता है कि जब नेक्स्ट टाइम भी आपका बिल समझो 8 लाख रुपए आए
तो 5 लाख रुपए आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे, ऊपर के जो 3 लाख रुपए हैं वो आपके टॉपअप इंश्योरेंस के अंदर कवर होंगे। तो वहां पे अपना आता है सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप में क्या होता है कि पूरे एक साल में अगर आपने एक बार भी वो लिमिट क्रॉस कर दी, समझो आपने फर्स्ट टाइम में 6 लाख या 7 लाख रुपए का आपका बिल आ गया, तो 5 लाख रुपए जो आपकी बेस वैल्यू थी जहां से आपका टॉपअप और सुपर टॉपअप एक्टिव हो रहा था, एक बार आप लोग का वो एक्टिव हो गया तो आपने समझो 6 लाख रुपए आपका बिल है, 5 लाख रुपए आपके बेसिक इंश्योर्ड प्लान से निकल गए, 1 लाख रुपए आपके सुपर टॉपअप से चले गए। नेक्स्ट टाइम समझो आपका 3 लाख रुपए का जब बिल आएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो 3 लाख रुपए पूरे के पूरे आपके सुपर टॉपअप इंश्योरेंस से कवर हो जाएंगे। तो सुपर टॉपअप में आपको कुछ भी अलग से नहीं देना पड़ेगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि टॉपअप पॉलिसी परचेज करने के बजाय हमेशा सुपर टॉपअप पॉलिसी परचेज करें। नेक्स्ट आता है रूम। आप किसी भी हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं तो आपका वहां पे रूम पे चार्जेस रहेगा। तो ज़्यादातर कंपनियों में जो आपका इंश्योर्ड अमाउंट होता है वो आपके रूम रेंट से लिंक्ड होता है। वो सबसे बड़ा वहां पे आपके साथ एक तरह का स्कैम किया जा रहा है, क्योंकि समझो फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल में गए और वहां पे आपको 5 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस है आपके पास में, लेकिन आपके इंश्योरेंस में आपका रूम रेंट लिखा हुआ है कि 3,000 रुपये आपका रूम रेंट वहां पे लगेगा। आप उस हॉस्पिटल में गए और 3,000 रुपये वाला रूम रेंट आपके पास अवेलेबल नहीं था, आपने 5,000 रुपये वाला रूम ले लिया। तो जब समझो आपका बिल आया 3 लाख रुपए, आप सोचेंगे कि मेरे पास तो 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस है तो मेरा पूरा अमाउंट है वो तो इंश्योर्ड हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे अमाउंट रिजेक्ट कर देती हैं। वो बोलते हैं कि आपका जो रूम रेंट है वो आपके इंश्योर्ड अमाउंट से लिंक है। तो अगर आपका रूम रेंट 3,000 रुपये होता तो हम आपको ये पूरा का पूरा क्लेम अमाउंट देते। जैसे ही आपने अभी 5,000 रुपये का रूम ले लिया है तो जो रेशियो होता है ऑलमोस्ट 60% होता है। तो आपका जो 3 लाख रुपए है उसका 60% 1,80,000 रुपये के आसपास वो आपको इंश्योर्ड करेंगे। बाकी का 1,20,000 रुपये आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो आप कृपया नेक्स्ट टाइम जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, आप अपना ध्यान ये इस चीज़ का ध्यान रखें लेते वक्त कि आपकी जो इंश्योर्ड अमाउंट है वहाँ पे कोई रूम रेंट पे कोई कैप है या नहीं है। अगर रूम रेंट है तो वो जो आपका इंश्योर्ड अमाउंट है उससे लिंक है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 तरह की पॉलिसी मिलेगी। एक पॉलिसी जिसमें मिलेगी आपको रूम रेंट पे कोई कैप नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर आप एडमिट होते हैं तो आपका रूम रेंट चाहे 3,000 रुपये हो, 5,000 रुपये, चाहे 8,000 रुपये, आपका जो क्लेम है वो पूरा सेटल होएगा। एक होता है जिसको ये लिंक नहीं होता है रूम रेंट से। सेकेंड होता है कि वो आपका लिंक है प्लस उसके ऊपर कैप है। तो उसमें क्या होता है कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका रूम रेंट एक लिमिट से ज़्यादा चला गया तो उसी परसेंटेज में आपको सेटलमेंट करके देते हैं। तीसरा होता है कि जैसे आपका रूम रेंट है उसके ऊपर कैप है लेकिन वो लिंक नहीं है आपके इंश्योरेंस से। मतलब आपका समझो रूम रेंट है वो 3,000 रुपये है, आपने 5,000 रुपये लिया तो आपको जो ऊपर के 2,000 रुपये हैं वो रूम रेंट के सिर्फ पे करने पड़ेंगे, लेकिन बाकी सारे खर्चे जो वो आपके पूरे इंश्योर हो जाएंगे, वो आपका उसी रेशियो में नहीं आएगा। तो ये 3 तरह के इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस होती हैं। तो आप लेते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप कौन सी इंश्योरेंस प्लान को ले रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में कई बार कई डिजीज के ऊपर कैप भी हो जाता है। तो जैसे आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है बट उसमें वो कई बार लिख देते हैं कि ये डिजीज के ऊपर इतना सर्टेन कैप है। तो आप अगर आपका 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है बट आपका किसी पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, तो अगर आपका बिल 4 लाख रुपए आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो 3 लाख रुपए इंश्योर करेंगे, बाकी का 1 लाख रुपए आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में एक पेमेंट का ऑप्शन होता है कोपे। कोपे का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी भी आपको कुछ पे करेगी और कुछ आप पे करेंगी। तो उसमें वो डिवाइड करके रखते हैं कि इतना परसेंटेज अमाउंट ही हम आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, बाकी अमाउंट आपको देना पड़ेगा। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप कोपे में ना जाए, क्योंकि आप इंश्योरेंस ही उसी के लिए कर रहे हैं कि आपको कुछ इमरजेंसी में पे नहीं करना पड़े। तो आप ये प्लान को अवॉइड करें अगर हो सकता हो तो। इंश्योरेंस पॉलिसी में जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो 2 तरीके से वो लोग करते हैं। एक तो होता है जोनल बेस्ड। जोनल बेस्ड का मतलब अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हैं, टियर 2 सिटी में रहते हैं, टियर 3 सिटी में रहते हैं, या फिर एक होता है आपको पूरे पाम इंडिया के लिए आपको एक ही प्रीमियम देना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप छोटी सिटी में टियर 3 सिटी में रह रहे हैं या टियर 2 सिटी में रह रहे हैं, तो अगर आप जोनल बेस पे ले रहे हैं तो कृपया करके आप अपनी राइट इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि अगर आपने टियर 3 का एड्रेस दे रखा हो और आप अगर टियर 1 सिटी में रह रहे हैं तो वो आपके इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम नहीं रहेंगे। आप जितना प्लान कर रहे हैं कि इतना मेरा अमाउंट इंश्योर्ड है, उतना अमाउंट आपका इंश्योरेंस नहीं रहेगा। कई बार हम लोग गलत एड्रेस देते हैं ताकि हमारा प्रीमियम अमाउंट कम हो, लेकिन आपको फ्यूचर में इसके लिए परेशानी हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस अपन हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं,
तो इसमें कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको एडमिट करने से पहले भी आपको समझो डॉक्टर बोलते हैं कि 1 महीने तक आपको मेडिसिन लेना है, या फिर आपको एडमिट होने के बाद में भी डॉक्टर आपको बोले कि नेक्स्ट 2 महीने तक आपको कंटिन्यूस चेकअप करना है। तो आपको ये भी चीज़ देखना चाहिए कि आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन कितना टाइम है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितना टाइम फ्रेम है। आपका वो टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें क्लेम कर सकते हैं। उसमें एक केस ये भी हो सकता है कि आपको एडमिट होने की जरूरत ही ना पड़े, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है डे केयर इंश्योरेंस। तो कई बार हम लोग एडमिट नहीं हो, तो आप कृपया करके ये ध्यान रखें कि आपका डे केयर फैसिलिटी भी आपके इंश्योरेंस के अंदर होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप एडमिट ना भी हो तो आपका जो भी एक्सपेंसेस, आपका जो सारा का सारा अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। जब आप इंश्योरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको नो क्लेम बोनस भी मिलता है कई प्लान्स में, डिपेंड ऑन द प्लान्स। तो नो क्लेम बोनस क्या चीज होती है कि समझो आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया, इस पूरी साल में आपने कुछ क्लेम ही नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर आपको क्या होगा कि आपका या तो जो प्रीमियम अमाउंट है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए, या आपकी जो 5 लाख रुपए की कवरेज है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो नो क्लेम बोनस भी बेहतर रहता है कि कई बार अपने को जरूरत ही नहीं होती, तो नेक्स्ट ईयर उसको ज्यादा बेनिफिट अपने को मिलता है। आपको ये भी साथ में देख लेना चाहिए कि एम्बुलेंस चार्जेस वगैरह भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हैं या नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड को वो 3 तरीके से डिवाइड करते हैं कि समझो आपने आज से इंश्योरेंस लिया है तो नेक्स्ट डे से आपका जो लाइफ हेल्थ कवर है वो स्टार्ट नहीं होएगा। उसके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है 15 डेज टू 13 डेज, देन आफ्टर हेल्थ इंश्योरेंस विल कम इन द एक्टिव मोड। दूसरा एक वेटिंग पीरियड होता है कि आपको समझो पहले से ही कोई बीमारी हो, तो उसके लिए वो लोग टाइम फ्रेम रखते हैं कि 6 महीना, 12 महीना या 2 साल, उसके बाद में ही वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का उसके जो बीमारी के एक्सपेंसेस हैं वो आपको कवर करते हैं। तीसरी होती है कि समझो आज आपको कोई बीमारी नहीं हो, लेकिन कई बीमारियां होती हैं जो जिनकी ग्रोथ स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो वो भी एक डिफरेंट तरह का वेटिंग पीरियड होता है जिसमें वो आपको स्पेसिफाई करेंगे कि ये 10 से 15 बीमारियां हैं, उनका इतना वेटिंग पीरियड है, उसके बाद में ही उसके एक्सपेंसेज हैं वो कवर होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैशलेस हॉस्पिटल्स। इसका मतलब ये होता है कि समझो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, आप किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में गए और वो हॉस्पिटल आपके इंश्योरेंस के साथ में कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट होने के बाद वो सारे बिल आपको क्लेम करने पड़ेंगे इंश्योरेंस, ताकि वो आपके पेमेंट रिइंबर्स कर दें। लेकिन अगर आप ऐसी इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट करते हो जिसमें आपके आसपास के ज़्यादातर हॉस्पिटल कैशलेस लिस्ट में आते हैं, तो उससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा कि आपको कुछ भी पेमेंट हॉस्पिटल में लेके पे करना नहीं पड़ेगा। आप समझो किसी एक्सीडेंट में या किसी इमरजेंसी में आप हॉस्पिटल जा रहे हो, तो उस टाइम ज़रूरी नहीं कि आपके पास वो सारा केस, इतना सारा केस हो। तो अगर आपको कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट आपके इंश्योरेंस प्लान में जितनी ज़्यादा रहेगी वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए ईजी लाइफ हो जाएगी वो चीज़। जैसा हमने बताया, जैसे भी आप हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, कृपया करके ये सारी बातें आप अपने को इन सारे पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आपके जो भी इंश्योरेंस हैं वो आपकी इमरजेंसी के टाइम पे रहते हैं। तो जितना अच्छा प्लान आप लेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही ईजी रहेगी आपके इमरजेंसी टाइम फ्रेम में। तो आप जब नेक्स्ट टाइम जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लें तो आप देखें कि आपके कितने कैशलेस हॉस्पिटल्स आपको मिल रहे हैं, आपके प्लान में वो रिस्टोर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, आपके प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन कितना टाइम फ्रेम है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितना टाइम फ्रेम है, एम्बुलेंस चार्जेस उसमें इंक्लूड है या नहीं है, आपका रूम रेंट है वो लिंक्ड है या नहीं है, या रूम रेंट के ऊपर कैप है या नहीं है, डे केयर कवरेज उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।